जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार सिविल कोर्ट का आपका एग्जाम जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक से संभावित है कि एग्जाम का कंफर्मेशन आपका आ जाएगा, तब तक एग्जाम ले सकती है। और आप समझ रहे हैं कि बिहार सिविल कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा गया है प्यून पोस्ट के लिए या चपरासी पोस्ट के लिए भरा गया है, और लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए भरे हैं। तो संभवतः आप समझ रहे हैं कि इसका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और पहले क्या था कि इसमें दिया गया था कि डायरेक्ट इसका मेंस या रिटन एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट में वृद्धि होती है, ज़्यादा संख्या में बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, इसका पीटी का भी एग्जाम हो सकता है। तो निसंदेह सबसे ज़्यादा फॉर्म तो इसी पोस्ट के लिए गया है, इसलिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा निसंदेह होगी। तो अब बिहार सिविल कोर्ट के लिए, चूंकि आपको पता है कि 35 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी सेक्शन से होना है, और इसके अलावा 35 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि इसमें जो आप एक बात देखेंगे कि रिटन के सिलेबस को ही पीटी में फॉलो किया जाएगा, इस तरीके का बात उस समय आपका लिख दिया था। लेकिन अगर रिटन के सिलेबस की बात की जाए तो उसका सिलेबस अलग तरह का है, जबकि पीटी के सिलेबस में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखकर सर अभी हमारे साथ हिंदी के एक्सपर्ट टीचर जिनको 2500 साल का एक्सपीरियंस है, शुक्ला सर हैं, और शुक्ला सर के द्वारा एक बैच भी आ रहा है जो कि 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 1 महीने तक हिंदी का बैच चलेगा। 1 महीने में पूरा आपका हिंदी समाप्त हो जाएगा और मात्र 99 रुपया इसका फी होगा ऑनलाइन मोड में। और फी और इस बैच को कंटिन्यू करने के लिए प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां सिविल कोर्ट हिंदी आप सर्च कीजिएगा तो ये बैच आपको दिख जाएगा, और वहां से बैच को बाय करके 25 दिसंबर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सर के द्वारा आप समझ लें कि इसके सिलेबस में किस तरह का क्वेश्चंस रह सकता है, किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरा डिटेल शुक्ला सर आपको बताएंगे। शुक्ला सर। अभी अभी सर ने आपको सिविल कोर्ट के विषय में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें, जिसमें रिटन का सिलेबस ही कहने का मतलब आपको दे दिया गया है कि रिटन के जो सिलेबस होंगे, तो जहां भी बच्चों की संख्या अधिक होगी तो रिटन लेना ही संभव ही नहीं है, उस तरीके के पेपर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें निबंध दिया गया है। अब निबंध में क्या पूछेगा? रिटन में निबंध में पूछा जा सकता था कि निबंध आप लिखिए, किसी विषय पर निबंध लिख दीजिए। कोई गद्यांश के बारे में पूछा जाता तो गद्यांश से क्वेश्चन कर दिए जाते। लेकिन रिटन के सिलेबस को ही क्या किया उसने, पीटी के सिलेबस में अगर संख्या अधिक है, उसमें संदेह नहीं है कि संख्या इतनी अधिक है, तो निश्चित है कि उसमें आपकी जो परीक्षाएं होंगी वह निश्चित है कि इस तरीके के क्वेश्चन रिटन टेस्ट में नहीं हो सकते हैं। अब निबंध में क्या पूछा जाएगा, पत्र में क्या पूछा जा सकता है, ये सब चीजें संभव नहीं है। लेकिन कहीं से भी कोई भी इस तरीके की जब बातें आती हैं, तब एक सामान्य हिंदी की बात आती है कि हम एक सामान्य हिंदी पूछेंगे। उसका मतलब क्या है, मेन उद्देश्य कि हम आपसे सामान्य हिंदी पूछेंगे। तो सामान्य हिंदी में क्या पूछ सकता है भाई? सामान्य हिंदी अगर वो पीटी कराता है तो निश्चित है कराना ही है। हमको तो नहीं लगता है कि अगर लिखित टेस्ट होगा, इतनी संख्या होगी, तो लिखित टेस्ट में जो सिलेबस दिया गया उसमें से वह लिखित टेस्ट में क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसमें जो आपकी एक सामान्य हिंदी आएगी, उसी सामान्य हिंदी को ही क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। और दूसरा, जैसे सामान्य हिंदी दिया गया कि आपको क्या पूछेगा, सामान्य हिंदी ही पूछ सकता है। तो आपको सामान्य हिंदी में क्या पूछ सकता है? सामान्य हिंदी में क्या वो पूछ सकता है? तो सामान्य हिंदी में बहुत पूछते हैं। तो मुख्य चीजें क्या होती हैं? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास के बारे में पूछ सकते हैं, तद्भव तत्सम के विषय में पूछ सकते हैं, मुहावरा पूछा जा सकता है, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं।
तो ये सारी चीजें जो सामान्य रूप से दी गई हैं, ये सारी चीजें आपसे क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अब जैसे दिया गया हिंदी व्याकरण नियम, हिंदी व्याकरण नियम में क्या है, हम कहते हैं बहुत करेंगे तो पूछेंगे व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में आप क्या, व्याकरण के नियम क्या दिए गए हैं। वर्तनी के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई शब्द लिखा गया है, यह शब्द में क्या है, क्या गलती है, यह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। रिक्त स्थान के विषय में दिया गया, लिखित पेपर में आपको दिया गया कि रिक्त स्थान भरना है। इसके बाद दिया गया वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पूछा जा सकता है। लेखन दिया गया, निबंध है, भाषा का उस उपयोग और संक्षेप शब्दावली दे रहा है। तो निश्चित है कि इसमें जो भी परीक्षाएं होंगी तो पीटी संख्या बढ़ेगी और निश्चित है कि एक सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। तो सामान्य हिंदी हमारी जहां से शुरुआत होती है व्याकरण से, व्याकरण किसे कहते हैं, विधनाकरण, व्याकरण में क्या है, वि उपसर्ग है, माने हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। माने जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपसे क्या हो गई, पूछी जाएंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी चीजें पूछी जाएंगी तो पहली चीजें आप यह समझ लीजिए, व्याकरण की शुरुआत तो वर्ण से होती है। व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ण से होती है। तो वर्णमाला के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में भी व्याकरण में क्या है, सारी चीजें उसमें समाहित हो गई सामान्य हिंदी में। तो सामान्य हिंदी की बात क्या होती है, पहले व्याकरण से चलती है। व्याकरण की शुरुआत क्या होती है, वर्ण से शुरू होती है। कि हम क्या कहते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, इस समय अट्रैक्शन विशेष रूप से क्या है, परीक्षाओं में आपके क्या है, उपसर्ग के बारे में पूछा जाता है कि उपसर्ग क्या है। तो आप क्या लिखते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। उप माने समीप, सर्ग माने होता है सृष्टि, माने वे वाक्यांश, शब्दों का वह वंश जो किसी शब्द, मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। अगर आपको उपसर्ग देखना है तो आप पढ़ना है या जानना है तो हम क्या करें, प्रोनाउंसिएशन करें। जैसे लिखा गया प्रतिदिन, तो हमारा सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रतिदिन। प्रति अलग हो गया, दिन अलग हो गया। तो जैसे ही किसी शब्द के उच्चारण में, जैसे ही किसी शब्द के उच्चारण में ब्रेकिंग होती है, पहले थोड़ा रुकना पड़ता है, तो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है, उपसर्ग है। जैसे लिखा गया अनुकरण, आप क्या लिखते हैं, अनुकरण आप लिख दिए, तो आपके क्या है, जब बोलते हैं अनुकरण, अनुकरण, तो अनु क्या है, अनु के बाद ब्रेकिंग हो जा रही है, रुकना पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो मेन चीजें हैं तो उसमें क्या आते हैं, जो सामान्य हिंदी की परीक्षाएं होंगी विशेष रूप से, तो उसमें मैंने बताया कि वर्ण के बारे में भी पूछा जा सकता है। वर्ण की सर्वप्रथम परिकल्पना क्या है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलती है, वहीं से वर्ण की क्या होती है, शुरुआत होती है। उपसर्ग के बाद प्रत्यय पूछे जा सकते हैं, क्या प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, इसके बाद क्या हो गए, प्रत्यय होते हैं, प्रतिधन आय प्रत्यय, ये क्या होते हैं, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं, अंत में लिखते हैं। तो आप क्या कर, जैसे लिखते हैं पाठक, तो पाठक आप जैसे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर हम कहते हैं पाठक, तो पाठक में बोलते हैं तो क्या आ जाता है, अक, क्या आ जाता है, अक। अक में क्या होता है, क शेष होता है। अक प्रत्यय में क्या होता है, क शेष होता है। जैसे आप अक लिखते हैं, अगर विकल्प में अक लिखा गया है तभी सही है, क लिखा गया तभी सही है, लेकिन
अगर अक और क दोनों लिखे गए, अक और क दोनों विकल्प में दे दिया गया तो क्या लिखेंगे? अक सही मानेंगे, क्योंकि अक प्रत्यय में क्या होता है? क शेष होता है। तो प्रत्यय के विषय में आपको पढ़ लेना है। देखिए, दो चीजें जो सामान्य हिंदी की चीजें इसमें पूछी जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। तो आप उपसर्ग पढ़ लेंगे, प्रत्यय पढ़ लेंगे, वर्णमाला पढ़ लेंगे, ये तीन चीजें तो मस्ट हैं, आना ही आना है। इसके बाद दिया गया आपको क्या पूछा जाता है? शब्द के भेद। शब्द भेद में क्या है? शब्द भेद 4 प्रकार के हैं, किसी ने 5 प्रकार का भी बताया। क्या? तद्भव, कौन सा है? तद्भव, तत्सम, ये दो, तद्भव और तत्सम। इसके बाद देशज और विदेशज, ये सब नहीं आपसे पूछे जाएंगे, देशज और विदेशज आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्या है? एक संकर शब्द है। 5 शब्द दिया गया, मुख्यतः 4 माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या किया, डॉक्टर हरदेव बहारी ने केवल क्या है, शब्द की उत्पत्ति 4 मानी है, लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं? 5 मानते हैं। तो खैर, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछ दिया जाएगा? तत्सम और तद्भव पर आपको जान लेना है, तत्सम के बारे में जान लेना है। अब तत्सम शब्दों की पहचान आपके लिए थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि बच्चे आप संस्कृत को पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि तत्सम का मतलब ही है, तत्सम शब्द का मतलब ही था, पहले हमारी भाषा क्या चलती थी? संस्कृत चलती थी। संस्कृत से ही पाल प्राकृतिक अपभ्रंश से तब जाकर के हिंदी आई है। तो वे शब्द जो सीधे, जो संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के ही शब्द जो बिना परिवर्तन के क्या हुए, हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे, हिंदी में उसका उपयोग किया जाने लगा, वे शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत शब्द। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान यह है कि आप देखिए, आपको कुछ करना नहीं होगा। छ, त्र, ज्ञ, स्र पढ़ते होंगे वर्णमाला में, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगर ये शब्द किसी शब्द में आ गए, किसी भी शब्द में अगर ये आ जाते हैं, तो इन्हें हम क्या मान लेते हैं? मान क्या लेते हैं? ये संस्कृत शब्द ही होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये शब्द अगर आ गए, ये अक्षर अगर आप, ये वर्ण अगर आपके किसी भी शब्द में ये वर्ण आ जाते हैं, तो आप क्या माने, क्या आप लिखेंगे कि यह तत्सम शब्द है। जैसे ज्ञान लिखा गया, बहुत साधारण शब्द है, पूछा गया ज्ञान तत्सम है कि तद्भव है, तो ज्ञ लिख दिया गया, तो आप जान लीजिए कि यह क्या है? तत्सम है। क्षत्रिय लिख दिया गया, क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय लिखा गया तो 6 शब्द आ गया, तो हम क्या जानेंगे? यह संस्कृत शब्द है। तो जैसे भी कहने का मतलब आपको छ, त्र, ज्ञ और स्र आ जाते हैं, तो हम क्या जान लेते हैं कि यह तत्सम शब्द है। और भी है अंग, इय। अब तो आपको जब मैं क्लास पढ़ाऊंगा, क्लासेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो सब बताया जाएगा। अंग, इय, ड़, अंग, इय, ड़। अंग, इय, ड़ से किसी की अगर शुरुआत हो गई, तो वह भी क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे प्रणाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रणाम, ड़ आ गया, पूछा गया प्रणाम शब्द क्या है? हिंदी है कि संस्कृत है या तत्सम है? तो आप क्या लिख देंगे? तत्सम है। तमाम चीजें इसमें दी गई हैं। जैसे मान लीजिए किसी के छ, त्र, ज्ञ, स्र, 4 शब्द यही हो गए। अंग, इय, ड़ अगर आ गया, तो आप जान जाइए कि कौन शब्द है? यह तत्सम शब्द है। और भी देखिए, अगर रेफ आ जाता है, कर्म लिखा गया, मार्ग लिख दिया गया, आप देखिए, अगर ये शब्द लिख दिए जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? ये संस्कृत के शब्द हैं। आशीर्वाद, देखिए बार बार आता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखिए, रेफ दिया गया कि नहीं दिया गया? दे दिया गया। प्रायः हाफ वर्ण वाले भी शब्द क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द हो जाते हैं, वो प्राय होते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको पूरी अच्छे तरीके से बता दी जाएंगी। तो आप
उसको मैंने बताया वर्ण, वर्ण के बाद उपसर्ग, इसके बाद प्रत्यय, और प्रत्यय के बाद क्या चीजें आती हैं समास में, क्या आती हैं, समास। ये समास पूछना है तो वो क्या पूछेगा, वर्ण पूछेगा, वर्ण के बाद उपसर्ग पूछेगा, प्रत्यय पूछेंगे, प्रत्यय के बाद क्या पूछ सकते हैं, तद्भव तत्सम शब्दों की बात की गई। इसके बाद समास पूछेंगे। समास आप शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं वो सामान्य विशेष सामान्य हिंदी ही उसमें पूछी जाती है। तो समास में क्या है कि दो पदों या दो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास में एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, और दोनों पदों को मिला करके क्या बन जाता है, एक समस्त पद बन जाता है। तो समास मुख्यतः सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के हैं, उसको आप जानते भी हैं। एक अव्ययी भाव समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है, और बहुव्रीहि समास होते हैं। है कुछ नहीं। अव्ययी भाव अगर उपसर्ग आप जानते हैं तो अव्ययी भाव समास, बिना उपसर्ग के अव्ययी भाव समास नहीं निकाल पाएंगे, न पहचान पाएंगे। तो जैसे ही किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो उसे ही हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे लिख दिया गया निर्जल, लिखा गया, आप देखिए निर्जल में निर उपसर्ग है, पूछा गया निर्जल में आप उपसर्ग बताइए तो क्या बताएंगे, निर। अगर निर्जल में पूछ दिया गया कि आप क्या बताइए, समास, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से बता लेंगे कि मैंने आपको बताया कि अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होगी कि अगर उपसर्ग लगे हों तो आप क्या जान जाइएगा, यह अव्ययी भाव समास है। तो ये समासों की बात हो गई। माने 6 समास होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं, कर्मधारय होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है, द्विगु होता है। ये समास की बात। तो आपको मैंने बताया कि ये सारे समास पूछे जा सकते हैं। अब आइए, एक आपको क्या है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, क्या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो आप पर्यायवाची रोज रटते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है, आदित्य है, भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है, यही सब पूछा जाएगा। चंद्रमा का पूछा जाएगा, सागर का है, जैसे सागर में कभी कभी दे देता है, सागर का दे दिया, नदीश, नदी के मालिक, आप नदी से जानते हैं, वहां लिख दिया नदीश, नदियों का ईश, अर्थात क्या हो गया, सागर, सागर का जल क्या होता है, नदी में जा करके गिरता है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। फिर आपको विलोम पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, विलोम पूछ सकता है। विलोम हम कैसे पहचानते हैं, समझ रहे हैं। विलोम जैसे अथ का क्या हो गया, इति, अथ का क्या हो गया, अथ, अथ का आरंभ होता है, इति का क्या होता है, समाप्त होता है। तो इस तरीके से विलोम शब्द पूछे जाएंगे। जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि किसी किसी शब्द के कई विलोम क्या होते हैं, 1 2 नहीं 3 3 विलोम हो जाते हैं। जैसे राजा का रंक है, प्रजा है, रानी है, प्रकाश का भी कई तरह के विलोम हो जाते हैं। तो उसमें तो हमें क्या करना होगा, विकल्प के अनुसार चयन करना होगा, तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया वर्तनी दोष में पूछा जाता है। जैसे आपने लिखा कैलाश, आप बार बार कैलाश यही लिखते आ रहे हैं, लेकिन वह प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है कि सही चीज जो हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो मानक निर्धारित कर दिए हैं उसी चीज को क्या माना जाता है, सही माना जाता है। तो कैलाश लिखा गया, लेकिन सही चीजें क्या है, कैलाश आप क्या लिखते हैं, दंत स लिखते हैं, ये सही है, वह गलत था। तो इस तरीके के तमाम शब्द ऐसे हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ज्योत्सना को बार बार पूछता है, ज्योत्सना के बारे में पूछ देता। मैंने ऐसे तमाम शब्द होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो वो शब्द आपके सामने आएंगे और आप उसका अध्ययन करेंगे।
फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, माने बड़े भाव को हम क्या करते हैं, छोटे शब्दों में या किसी एक शब्द में क्या करते हैं, व्यक्त कर देते हैं। उसी शब्द में एक बड़ा भाव क्या होता है, समाहित होता है। तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे और उसको कैसे जानेंगे। तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपको नहीं आ सकती हैं। आप पढ़ेंगे और पढ़ करके उसकी सिद्धांत, उसके तरीके आपको बता दिए जाएंगे कि कैसे आपको करना होगा। केवल सिलेबस आप देखें। इसके बाद दिया गया, देखिए हिंदी व्याकरण नियम बताया गया, वर्तनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मुहावरे है, उसी को वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए क्या है, एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया गया, यहाँ लिखा गया विधवा लिख दिया गया, या विधवा जिसका पति क्या हो, मर गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, विधवा। जिसका पति जीवित है उसे हम क्या कहेंगे, सधवा। तो इस तरीके से दिया गया है कि आपको अनेक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को ही हम क्या कहते हैं, वाक्यांश। इसमें आप देखिए लेखन और निबंध की बात किया है। तो लेखन में, निबंध में क्या पूछेगा, निबंध में कोई चीजें अगर पूछता भी है तो जो वर्तमान में स्थितियां हैं, वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, नारी सुरक्षा की भावना हो सकती है, स्वच्छता हो सकता है, ये सारी चीजें निबंध में अगर पूछता है तो ये निबंध आपको बता दिए जाएंगे। भाषा का उपयोग, संक्षेप और संक्षेप शब्दावली। मान लीजिए कोई चीज, संक्षेप का मतलब क्या हो, संक्षिप्तीकरण। कोई गद्यांश दे दिया गया, उसका सार लेखन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षेपकरण। तो दिया गया संक्षेप, समझ और शब्दावली। तो संक्षेप का मतलब दे दिया गया, गद्यांश में पूछना चाहिए तो गद्यांश में संक्षेप, या तो वह दे कि कहने का ये गद्यांश दिया गया है, इसका संक्षेप में सार लिखिए। तो कोई भी सार लिखा जाता है तो वह 1/4 या 1/3 के रूप में लिखा जाता है। जितना लिखा हुआ है उसके 1/4 के ही शब्दों में है, 1/4 के शब्दों में ही क्या करेंगे, उसे व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आप ये बताइए, यह रिटन का एग्जामिनेशन का दिया था कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये चीजें इसमें कैसे रिटन एग्जाम, इसमें वर्तनी में, रिक्त स्थान में, मुहावरे में संख्या बढ़ेगी तो निश्चित है उसे पीटी परीक्षा करानी होगी। और जब भी पीटी परीक्षा होगी तो उसमें से क्या आएगी, सामान्य हिंदी। क्या आएगी, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या चीजें बताई गई, तो मैंने आपको बताया कि वर्णमाला से ही शुरुआत हुई, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, समास हुआ, तद्भव हो गया, तत्सम हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, मुहावरा हो गया। ये सारी चीजें आपसे क्या होगी, पूछी जाएंगी। तो इसलिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि वह किसी तरीके के भी पेपर देंगे, किसी अगर पीटी भी परीक्षा होती है तो आपको क्या करना चाहिए कि दोनों तरफ से अलर्ट होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। लिखित परीक्षा देगी तब भी हम करेंगे, अगर पीटी परीक्षा होगी तब भी हम उसको कर लेंगे। तो हमको दोनों तरफ से अलर्ट रहना चाहिए, दोनों तरफ से पूरा सतर्क होना चाहिए। अगर हम क्या चाहते हैं कि एक पद लेना चाहते हैं, अगर हम एक पद अपना सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें क्या है, दोनों तरफ से जिस तरीके से या जिस रूप में परीक्षा होगी उस परीक्षा को हमें संकल्पित होकर के पूरा करना पड़ेगा। तो कोई चीज आसान कब होती है, जब आप क्या करते हैं, संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेने से क्या होती है, सारी चीजें क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। जब भी आप संकल्पित हो जाते हैं किसी चीज के लिए तो वह चीजें आपको क्या लिखती हैं, मान जाती हैं। और जब तक संकल्पित नहीं होते हैं तब तक वह चीजें क्या होती हैं, आसान नहीं बन सकती हैं।
इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, क्या सारी किताबें बुकें पढ़ी जाती हैं? पूरा उसका अध्ययन हो सकता है? नहीं। हमको किस चीज़ को टारगेट करना है, कौन सी चीज़ें आती हैं, उसी पर ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए और उसी को पढ़ना चाहिए। हमें उस सिद्धांत पर ही काम करना है। तो ठीक इस तरीके से अब हम आपको क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही विधिवत ढंग से बताएंगे। आप क्लास देखेंगे और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही आपको कि मतलब आपको नो डाउट अभी डाउट में नहीं रहना है। आप पूरी तरह से क्या करें, एक सामान्य हिंदी तैयार कर लें और जो इसमें दिया गया है इससे अधिक कुछ भी आना नहीं। धन्यवाद।